कहते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जनता हमेशा रहती है। और जब जनता का सबसे मेहनती हिस्सा यानी देश का युवा सड़क पर बैठ जाए तो माना जाता है कि सरकार उसके पास आएगी, उसकी बात सुनेगी, समाधान निकालेगी। लेकिन अगर वही छात्र 33 दिनों तक धूप में बैठे रहे, उनकी आवाज संसद तक ना पहुंचे और जवाब में उन्हें मिले बैरिकेड्स, इंटरनेट बंद, एफआईआर और लाठियां, तो फिर सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं रहता, सवाल लोकतंत्र के तौर तरीकों का भी बन जाता है। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस कहानी का एक दूसरा चेहरा भी है जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं हुई। जहां कुछ लोगों ने छात्र की असली लड़ाई को अपने अलग एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की, तो आज हम बिना शोर, बिना चीख पुकार पूरे 33 दिनों की कहानी समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। तारीख 20 जून, जब कुछ छात्र दिल्ली पहुंचे। 20 जून दिल्ली का जंतर मंतर। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म था हजारों छात्रों का गुस्सा। इनमें कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, कोई इंजीनियर, कोई सरकारी नौकरी और कोई अपने पूरे परिवार की उम्मीद लेकर परीक्षा देने आया था। लेकिन जब पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे तो इन छात्रों को लगा, अगर आज आवाज नहीं उठाई तो शायद आने वाली पीढ़ियां भी यही भुगतेंगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली का रास्ता चुना। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं थी। वो कह रहे थे कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर किसी ने पेपर लीक किया है तो उसे सजा मिले और अगर व्यवस्था में कमी है तो उसे सुधारा जाए। बस इतनी सी बात। लेकिन लोकतंत्र में कभी कभी सबसे आसान मांग भी सबसे मुश्किल बन जाती है। शुरुआत में लोगों को लगा 2-4 दिन की बात होगी, सरकार बातचीत करेगी, कोई रास्ता निकलेगा और छात्र वापस अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरने लगे, मौसम बदलने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, मगर सरकार और छात्रों के बीच की दूरी कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। दिन बीतते गए और जंतर मंतर धीरे धीरे सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, वह हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन गया। कोई अपने नोट्स लेकर बैठा था, कोई वहीं पढ़ाई कर रहा था, कोई अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर कह रहा था बस थोड़ा और। उधर सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर स्टूडेंट ट्रेंड करने लगे। देश भर से समर्थन आने लगा, अभिभावक भी दिल्ली पहुंचने लगे। लेकिन जिस बातचीत का इंतजार था वह अभी भी शुरू नहीं हुई। तब सवाल उठने लगे, अगर छात्र इतने दिनों से बैठे हैं तो सरकार बात क्यों नहीं कर रही? अगर उनकी बातें गलत हैं तो खुलकर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर बातें सही हैं तो समाधान कब आएगा? फिर कहानी में एक नया किरदार आया। तारीख 28 जून। करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन स्थिति लगभग वैसी ही थी। तभी इस आंदोलन में एक ऐसा चेहरा शामिल हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान फिर से जंतर मंतर की ओर खींच दिया। सोनम वांगचुक। उन्होंने पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर छात्रों के बीच बैठकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उनका संदेश साफ था, अगर छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही तो वे अपने शरीर को ही विरोध का माध्यम बनाएंगे। अनशन शुरू हुआ, लेकिन संवाद अभी भी नहीं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते अनशन चलता रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मिलने आने लगे। कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे, कई राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। अभिभावकों ने भी समर्थन दिया। छात्र लगातार वहीं डटे रहे, लेकिन जिसका इंतजार था, यानी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच खुली बातचीत, वह अब भी दिखाई नहीं दी। उधर सोनम वांगचुक की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। यहाँ तक की कहानी सिर्फ इतनी थी कि कुछ छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे।
एक सामाजिक कार्यकर्ता उनके समर्थन में अनशन पर बैठ गया था और सरकार अब भी अपने फैसले पर कायम थी। लेकिन 18 जुलाई के बाद यह कहानी अचानक बदलने लगी थी, क्योंकि अब मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहने वाला था। अब रास्ता संसद की ओर मुड़ने वाला था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन जंतर मंतर की तस्वीर नहीं बदल रही थी। वही तंबू, वही छात्र, वही उम्मीद और वही इंतजार। लेकिन इस इंतजार की सबसे बड़ी कीमत अब सोनम वांगचुक अपने शरीर से चुका रहे थे। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे थे, छात्र चिंतित थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या अब सरकार बातचीत करेगी? लेकिन जवाब अब भी नहीं मिला। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डिहाइड्रेशन और लगातार कमजोरी के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के लिए सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, उन्हें लगा कि उनकी आवाज अब भी अनसुनी है। इसी बीच छात्रों ने फैसला किया, अगर हमारी बात जंतर मंतर पर नहीं सुनी जा रही तो अब हम संसद की ओर चलेंगे। और तारीख तय हुई 20 जुलाई, चलो संसद। 20 जुलाई की सुबह दिल्ली का माहौल बिल्कुल अलग था। कई जगह बैरिकेड्स लगाए जा चुके थे, कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो राजधानी किसी बड़े सुरक्षा अभियान की तैयारी में हो। लेकिन सामने थे अपने भविष्य की बात करने निकले छात्र। जैसे ही छात्र संसद की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कुछ जगह धक्का मुक्की हुई, तनाव बढ़ा और फिर हालात बिगड़ गए। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, कई विपक्षी नेताओं को भी रास्ते में रोक दिया गया। कुछ ही मिनटों में जंतर मंतर से संसद तक का रास्ता पूरे देश की सुर्खियां बन चुका था। उस दिन दो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। एक तरफ छात्र कह रहे थे, हमें सुना जाए, दूसरी तरफ सरकार और पुलिस जो कह रही थी, कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल कहीं पीछे छूटता जा रहा था। क्या छात्रों की मूल मांगों पर अब भी बात होगी या पूरा आंदोलन? लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल कहीं पीछे छूटता जा रहा था। क्या छात्रों की मूल मांगों पर अब भी बात होगी या पूरा आंदोलन सिर्फ टकराव तक सीमित रह जाएगा? और यही इस पूरी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो और नारे सामने आने लगे जिन्होंने आंदोलन की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए। क्या ये कुछ लोगों की हरकत थी या आंदोलन की नई तस्वीर? हर आंदोलन की अपनी एक ताकत होती है और वह ताकत होती है उसका असली मुद्दा। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि कई बार कुछ लोग किसी आंदोलन में शामिल होकर उसे दूसरी दिशा देने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर के इस आंदोलन में भी विवाद सामने आया। हर आंदोलन की अपनी एक ताकत होती है और वह ताकत होती है उसका असली मुद्दा। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि कई बार कुछ लोग किसी आंदोलन में शामिल होकर उसे दूसरी दिशा देने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर के इस आंदोलन में भी ऐसा ही विवाद सामने आया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई जिनमें कुछ लोगों द्वारा धर्म, जाति और भगवानों को लेकर विवादित नारे और टिप्पणियां सुनाई दी। इन वीडियो की अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की, लेकिन एक बात साफ थी कि इन नारों का पेपर लीक या परीक्षा सुधार की मांग से कोई सीधा संबंध नहीं था। अगर छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई का केंद्र सिर्फ शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही असली मुद्दा बदलता है वैसे ही ध्यान भी बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान उसी आंदोलन का होता है। 22 जुलाई तक आते आते सोनम वांगचुक अस्पताल में थे। छात्र अब भी अपनी मांगों पर डटे थे। दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई जारी थी। प्रदर्शन से जुड़े कई लोगों की पहचान की जा रही थी और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। उधर छात्र संगठनों का कहना था, आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक हमारी मांगों पर ठोस जवाब नहीं मिलता। 33 दिन, हजारों छात्र, सैकड़ों घंटों का प्रदर्शन और आज भी कई सवाल अधूरे हैं। क्या शुरुआत में बातचीत होती तो हालात यहाँ तक पहुँचते? क्या छात्रों की मांग पर पहले ही गंभीरता से विचार होना चाहिए था? और क्या किसी भी आंदोलन को ऐसे मुद्दों से बचाकर नहीं रखना चाहिए जिनका उसकी मूल लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है?
यह कहानी सिर्फ जंतर मंतर की नहीं है, यह कहानी है उस भरोसे की जो हर छात्र परीक्षा हॉल में लेकर जाता है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का फैसला उसकी कॉपी करे, कोई पेपर लीक नहीं। वह चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए और उसका भविष्य राजनीति के शोर में खो न जाए, क्योंकि जब एक छात्र का भरोसा टूटता है तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता, देश का भविष्य भी कमजोर पड़ता है। सोनम वांगचुक अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और अपनी मांगों के बीच जंग लड़ रहे हैं और इसी बीच जब 15 विपक्षी सांसद उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। वाह रे लोकतंत्र। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? एफआईआर दर्ज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो कैमरों से छात्रों की पहचान की जा रही है। यानी जिन अफसरों को पेपर लीक करने वाले माफिया को एआई से ढूंढना चाहिए था, वो आज हक मांगने वाले 20-20 साल के बच्चों को ट्रैक कर रहे हैं। उम्मीद है अगला अध्याय टकराव का नहीं, संवाद का होगा।